अब हम कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित उन सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं जो उनकी पुस्तक में उत्पादन के रूप में सामने आते हैं। कौटिल्य के द्वारा उत्पादन के अनेक प्रकार बताए गए, विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं बताई गई। उन्होंने कृषि में विभिन्न प्रकार के अन्नों का उत्पादन करने की प्रक्रियाएं बताई हैं। इसके साथ ही खाद, सिंचाई आदि साधनों द्वारा कैसे उत्पत्ति में वृद्धि की जा सकती है, इसका भी उल्लेख प्राप्त होता है। कृषि उत्पादन के साथ साथ आभूषणों, रत्नों, शिल्प सामग्री, सूती ऊनी कपड़ों का उत्पादन भी किया जाता था। परंतु उत्पादन मात्र से ही लोग संतुष्ट नहीं होते थे। उन्हें वास्तविक लागत पर मांग और पूर्ति को ध्यान में रखते हुए अपना मुनाफा जोड़कर मूल्य निर्धारित करने और माल बेचने की व्यवस्था करनी पड़ती थी। व्यापारिक प्रक्रिया के अंतर्गत कच्चा माल भी एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाया जाता था। इन सब के संबंध में कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में विशद रूप से विचार किया है और अपनी व्यवस्था दी है। कौटिल्य ने कृषि को इतना अधिक महत्व इसलिए दिया कि वह समाज को पशु, स्वर्ण, अन्न उत्पादन तथा सस्ता श्रम प्रदान करती है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कृषि को विशेष प्रधानता दी है। जिस भूमि में अन्न आदि उत्पादन नहीं किया जा सकता, उसका नाम भूमि छिद्र बताया गया। इस प्रकार की भूमि को किस प्रकार कृषि योग्य बनाया जाए, इसका भली भांति निरूपण कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में किया है। उनका कहना है कि भूमि में कृषि न हो सके तो पशुओं के लिए चरागाह आदि बनवा दिए जाने चाहिए। अकृष्य भूमि पशुभ्यो विवितानि प्रयच्छेत्। कृषि को प्रथम स्थान देते थे। व्यापार तथा नौकरी को कृषि के बाद ही स्थान दिया गया था। कृषि नीति के अंतर्गत अर्थशास्त्र के अनुसार कृषि का अधिकांश भाग राजा के अधीन हुआ करता था। कृषि राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। राजा का ही कर्तव्य था कि वह अनुपजाऊ तथा ऊसर भूमि पर ही गांवों को बसाए। समाज के लोग जितनी भूमि अपने अधिकार में रखकर उत्पादन करते थे, उसके बदले वे राजा को उत्पादन का छठा हिस्सा कर के रूप में देते थे। कृषि करने के अनेक नियम कौटिल्य के द्वारा समझाए गए। उनमें कृषि अर्थशास्त्र, शुल्क शास्त्र, वृक्ष आयुर्वेद आदि के संबंध में पूरी जानकारी रखने वाला व्यक्ति कृषि विभाग का प्रबंधकर्ता होगा। अच्छे बीज, खाद्यान्नों के उत्पादन की विभिन्न विधियों का जिसे पूरा ज्ञान हो, ऐसा ही व्यक्ति कृषि विभाग को संभालेगा। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कुछ इस प्रकार के वर्णन किए हैं जो बाद के परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के द्वारा भी किए गए हैं। उत्पादन अधिकतमीकरण पर जोर दिया गया।
उनका यह मत था कि असंतुष्ट प्रजा वाले राजा की स्थिति एक पहिए की गाड़ी के समान होती है। उस काल में उनके मत में कोई विशेष जाति कृषि करे यह आवश्यक नहीं था, बल्कि सभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी कृषि कर सकते थे। कपास, आम आदि के बीजों को गोबर के साथ मिलाकर फिर बोने की सलाह देते हैं। उनके अनुसार खेती में गंदा खाद नहीं डालना चाहिए, उत्तम खाद का प्रयोग करना चाहिए। अच्छे बीजों का मौसम के अनुसार अनाज, फल, सब्जियां इत्यादि का अच्छा उत्पादन किया जाना, ये सब चीज़ें उन्होंने अपनी पुस्तक में बताई हैं। कौटिल्य के अनुसार राज्य को नदियों पर बांध, तालाब बनाकर सिंचाई की व्यवस्था करनी चाहिए। उन्होंने बांधों व नहरों को नुकसान पहुंचाने वालों को दंड देने की व्यवस्था का भी प्रतिपादन किया है। उनके अनुसार राजा को अन्न, बीज, बैल आदि के लिए किसानों को धन आदि देकर सहायता करनी चाहिए। किसानों को स्वास्थ्य वृद्धि तथा रुग्णता निवारण हेतु सीमित धन राजा के द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए, क्योंकि यही वे व्यक्ति हैं जो धन धान्य में वृद्धि करके राजकोष में वृद्धि करते हैं। अर्थशास्त्र में गौ, भैंस आदि पालतू पशुओं की देखरेख के लिए गौ अध्यक्ष नामक अधिकारी की नियुक्ति का वर्णन मिलता है। पशुओं के चरने के लिए चरागाह या गोचर भूमि का भी उल्लेख मिलता है। पशुपालन की महत्ता कौटिल्य के इस कथन से मिलती है कि ग्वालों द्वारा पशुओं को मारने पर उन्हें प्राण दंड दिया जाना चाहिए। कौटिल्य पशुधन की प्रधानता देखते हुए उनके खाने पीने के प्रबंध को लेकर उन्हें क्षति पहुंचाने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही के विधानों का भी उल्लेख करते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में व्यापार और उसके नियमों का सम्यक विवेचन भी मिलता है। उन्होंने सोने के व्यापार को प्रमुखता दी है। जिस बाजार में सोने का क्रय विक्रय होता था उसका नाम विशिखा बताया गया है। इसके साथ ही कौटिल्य ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, व्यापारिक मार्गों तथा तत्संबंधी नियमों का भी प्रतिपादन किया है। आयात निर्यात दोनों ही प्रकार की सामग्री पर कर लगाए जाते थे। आयात कर को प्रवेश्य और निर्यात कर को निष्क्राम्य कहा जाता है। आयात कर 20% होता था, परंतु निर्यात कर की दर निश्चित रूप से तय नहीं थी। यह विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए घटते बढ़ते रहने की बात सामने आई। इसके लिए नाविकों और विदेशी माल को अनुग्रह से देश में प्रवेश कराया जाए। नाविकों और विदेशी व्यापारियों को लाभ से अधिक लिए जाने वाले कर से मुक्त कर दिया जाए। समुद्र में आने जाने वाले जहाज प्रवहन कहलाते थे। बंदरगाहों पर जहाज़ों के प्रवेश और निष्क्रमण का पूरा प्रबंध था। तूफान के कारण आहत हुआ जब कोई जहाज़ बंदरगाह पर पहुँचे तो बंदरगाह के अध्यक्ष को
उस पर पिता की भांति अनुग्रह करना चाहिए। इस प्रकार कौटिल्य के अर्थशास्त्र में व्यापार संबंधी नियम भी बड़ी ही बारीकी से बताए गए हैं। व्यापारिक विधान बनाने के 2 उद्देश्य बताए गए: राज्य की आय में वृद्धि और उपभोक्ता का संरक्षण। विदेशी व्यापार में आयात और निर्यात दोनों ही महत्वपूर्ण रहे। उनके अनुसार अस्त्र शस्त्र, सैन्य, अश्व, पशु एवं अन्य, इन सभी का निर्यात वर्जित है। इन वस्तुओं का आयात निःशुल्क और करमुक्त था। विदेशी व्यापार को नियंत्रित एवं प्रशासित करने का सामान्य सिद्धांत यह था कि जो वस्तुएं राज्य एवं जनता के लिए उपयोगी हों और जिनके निर्यात से हानि पहुंचती हों, उनका निर्यात नहीं किया जाए। उन वस्तुओं को प्रोत्साहित किया जाए जो राज्य के लिए अत्यंत ही उपयोगी हों। कौटिल्य के अनुसार विनिमय वस्तुओं तथा मुद्रा दोनों के माध्यम से होता था। उस समय मुद्रा विनिमय और वस्तु विनिमय दोनों प्रचलित थे। किसी वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को लेने की प्रक्रिया को वस्तु विनिमय कहते हैं, जबकि मुद्रा देकर वस्तु खरीदना मुद्रा विनिमय कहलाता है। कौटिल्य के अनुसार एक अनाज देकर दूसरा अनाज लेना लाभकारी वस्तु विनिमय कहलाता है। उन्होंने 4 प्रकार की मुद्राओं का भी उल्लेख किया है: सोने के सिक्के, काशार्पण या पण, चांदी के सिक्के, मानक तांबे के सिक्के और कांकणी, जो कि तांबे के ही छोटे सिक्के होते थे। सभी मुद्राओं को 2 श्रेणियों में बांट दिया। प्रथम कोटि में कोष प्रवेश्य मुद्राएं आती थीं। संपूर्ण राजकार्यों में इन्हीं मुद्राओं का प्रयोग होता था। द्वितीय कोटि में व्यावहारिक मुद्राएं थीं। जनता का साधारण लेन देन इन्हीं मुद्राओं द्वारा हो सकता था, परंतु राजकीय कोष में प्रवेश नहीं कर सकती थी। मुद्रा निर्माण केवल सरकारी टकसाल में होता था। कोई भी व्यक्ति अपनी धातु टकसाल में ले जाकर अपने मुद्रा का सिक्का बनवाकर ला सकते थे, और यही सिद्धांत बाद में भी यहाँ तक कि 15वीं शताब्दी तक भी यह सिद्धांत लागू था कि टकसाल में ले जाकर कोई भी अपनी धातु से मुद्रा को बनवा सकते थे। इसके लिए केवल निश्चित शुल्क देना पड़ता था। टकसाल के अधिकारियों को लक्षणाध्यक्ष या सौवर्णिक का नाम दिया गया। कौटिल्य ने द्रव्य के 2 कार्य माने: विनिमय का माध्यम और कोष में धन जमा करने के लिए विधिग्राह्य माध्यम। बाँटों पर चिन्ह लगे हुए होते थे। 16 प्रकार के तराजुओं का उल्लेख मिलता है। कौटिल्य ने सोना, चांदी, भारी वस्तुओं, लंबाई नापने, वस्त्र नापने आदि के अलग अलग वर्णन किए हैं। माप और तौल की जांच करने के लिए राजा को सरकारी अधिकारी पौतवाध्यक्ष की नियुक्ति की जानी चाहिए। इस प्रकार वाणिज्य और व्यापार का नियंत्रण कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बहुत ही अच्छी तरीके से उल्लिखित है।
कौटिल्य के द्वारा राज्य में उत्पन्न वस्तुओं की बिक्री का प्रबंध एक निश्चित स्थान पर किया जाना चाहिए और बाजार का उल्लेख उन्होंने किया है। उस स्थान पर बेची जाने वाली वस्तुओं को व्यापारी एक ही मूल्य पर बेचे। व्यवसायियों को राज्य का पूर्ण संरक्षण मिलना चाहिए। जल मार्गों को कौटिल्य ने समान पथ तथा समुद्र के आने जाने वाले जहाज़ों को प्रवहन का नाम दिया है। कौटिल्य ने राज्य व्यापार को प्रधानता दी और आयात निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने नीतियाँ बताई हैं। उत्पादन को अर्थव्यवस्था में प्रथम स्थान देते हुए उन्होंने आर्थिक प्रगति का प्रमुख स्रोत उत्पादन वृद्धि ही माना है। व्यवसायों में कृषि का स्थान सर्वोपरि माना और उसी की उन्नति के लिए उन्होंने अनेक प्रकार के नियम बताए। विभिन्न व्यवसायों पर लगे हुए श्रमिकों और मजदूरों के लिए उन्होंने अनेक नियम बताए। मजदूरी तथा उनके प्रतिबंधात्मक नियमों में कुछ इस प्रकार से हैं। विभिन्न व्यवसायों में कार्य करने वाले श्रमिकों को दो भागों में विभक्त किया, कुशल श्रमिक और अकुशल श्रमिक। ऊन तथा कपास आदि के व्यवसाय में उन्होंने सूताध्यक्ष को निर्देशित किया कि इस प्रकार के व्यवसाय में कुशल कारीगरों को ही नियुक्त किया जाना चाहिए। सोने चांदी कुटीर उद्योग आदि से संबंधित अनेक प्रकार के व्यवसायों का विस्तृत विवेचन अर्थशास्त्र में मिलता है। विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में कार्य करने वालों के उल्लेख वहाँ पर मिले हैं। कपास के सूत के अलावा सन का भी कपड़ा बनाने का प्रयोग हुआ है और काष्ठशिल्प, चर्म, सुरा, आदि व्यवसायों का भी अर्थशास्त्र में उल्लेख मिलता है। कौटिल्य ने चीन पट्ट का भी नाम लिया है, जिससे प्रकट होता है कि इस समय चीनी रेशमी वस्त्र भी भारत में आते थे। श्रमिकों की मजदूरी के संबंध में कौटिल्य ने कुछ नियम बनाए। कौटिल्य का कहना है कि यदि एक धरण चांदी की कोई वस्तु बनाई जाए तो श्रमिक को 1 मासिक वेतन दिया जाना चाहिए। सोने की बनवाई के लिए 8वां हिस्सा वेतन दिया जाए तथा विशेष कारीगरी करने पर दुगनी मजदूरी दी जाए। इस प्रकार वेतन आदि को निर्धारित किया गया है। राज्य कर्मचारियों के कार्य करते समय मृत्यु हो जाने पर उनके वेतन आदि को उनके पुत्र या पत्नी को दिया जाना चाहिए। कौटिल्य का कहना है कि यदि खजाने में कमी है तो राजा सहायता देने योग्य पुरुषों को पशु तथा भूमि भी देवे। कौटिल्य के अनुसार अपने जीविकोपार्जन के लिए स्त्रियां भी काम करती हैं। उनके संबंध में यह कहा गया कि जो स्त्रियां पर्दे में रहकर ही काम करना चाहें, जिनके पति परदेश में गए हों, अथवा विकलांग और अविवाहित स्त्रियां जो कि स्वयं अपना पेट भरना चाहें, अध्यक्ष को चाहिए कि वह उनसे सूत कतवाने आदि के कार्य करावे, उनके साथ अच्छी तरह सत्कार पूर्वक व्यवहार करे, उन्हें उचित वेतन दे। साथ ही वेतन लेकर काम न करने वाली स्त्री के लिए भी
कठोर नियमों का प्रतिपादन किया गया है। श्रम संघों का उल्लेख भी कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आता है। जैसे उन्होंने अनेक प्रकार के श्रम संघों का वर्णन किया है। बढ़ईगिरी, खान कार्यकर्ता संघ, बुनकर संघ, पाषाण कलाकारी, पुरोहित, गायक, चिकित्सक कार्यकर्ता सेवा संघ, क्रय विक्रयकर्ता, न्यूनतम कलाकार। इस प्रकार अनेक प्रकार के श्रम संघों का वर्णन हमें मिलता है। कौटिल्य के समय में अनेक प्रकार की औद्योगिक क्रियाओं को करने के लिए विशेष प्रकार के वर्गों का जन्म हो चुका था। प्रत्येक वर्ण के लिए कौटिल्य ने अलग अलग नियमों का प्रतिपादन किया है। किस मजदूर को कौन सा कार्य करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए, इसका भी पूरा विवरण कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। उन्होंने मजदूरी निर्धारण व्यवस्था तथा सामाजिक सुरक्षा के अनेक नियम बनाए। सामाजिक सुरक्षा के नियमों में उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों व कर्मचारियों को उनके पद के अनुसार वेतन देने का समर्थन किया। कौटिल्य का मत था कि कर्मचारियों को पर्याप्त वेतन दिया जाना चाहिए, जिससे वे अपने परिवार का भरण पोषण अच्छी तरह कर सकें। उनके विचार में कम वेतन देने से कर्मचारी असंतुष्ट रहते हैं, वे रिश्वत लेते हैं, गबन में संलग्न हो जाते हैं और ऐसे में कर्मचारियों और मजदूरों को उनके कार्यों में योग्यता के अनुसार ही वेतनमान का निर्धारण किया जाना चाहिए। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के वेतनमानों की 3 श्रृंखलाएं बताईं। आचार्य, मंत्री, सेनापति, पुरोहित आदि को कौटिल्य ने एक श्रेणी में रखकर इनके लिए 48,000 पर्ण वार्षिक वेतन निर्धारित किया। द्वितीय श्रृंखला में द्वारपाल, आयुधागार अध्यक्ष, समाहर्ता, सन्निधाता, अंतर्वेशक को शामिल किया, जिनका वेतन 24,000 पर्ण वार्षिक निर्धारित किया गया। वेतनमानों की तृतीय श्रृंखला में नायक, पौर, राष्ट्रपाल, अंतपाल इनको शामिल किया गया और इन्हें 12,000 पर्ण वार्षिक वेतन देने का निश्चय किया गया। वेतनमानों की चतुर्थ श्रृंखला में सेना के विभिन्न अंगों के अध्यक्षों, प्रशासन के विभिन्न विभागों के अध्यक्षों को शामिल किया और इन्हें 4,000 पर्ण वार्षिक वेतन देना उचित माना गया। 5वें वेतन श्रृंखला में शिक्षक, चिकित्सक, प्रशासन के कम महत्वपूर्ण विभागाध्यक्षों को सम्मिलित किया गया। इन्हें 2,000 पर्ण वार्षिक वेतन उचित माना गया। अन्य कर्मचारी, शिल्पकार, मजदूर इत्यादि को कौटिल्य ने 6ठी श्रेणी में माना। इनका वेतनमान 500 से 1,000 पर्ण वार्षिक उचित माना गया और इस प्रकार कौटिल्य ने मजदूरी के जीवन निर्वाह सिद्धांत के आधार पर ही वेतन निर्धारित किया। मजदूरों की योग्यता व कार्यकुशलता का सिद्धांत का भी उन्होंने यहाँ पर उल्लेख किया है। उनके इस पूरे उल्लेख से अनेक प्रकार के सिद्धांतों का आधार प्राप्त होता है। मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत,
योग्यता व कार्यकुशलता सिद्धांत, मजदूरी के उत्पादकता का सिद्धांत और प्रथागत सिद्धांत। इस प्रकार कौटिल्य ने कार्य संस्कृति पर बल दिया और वे अर्थशास्त्र में लिखते हैं कि वेतन कार्य करने का दिया जाता है, खाली बैठने का नहीं। कार्य पर उपस्थित होने मात्र से ही मजदूरी नहीं दी जानी चाहिए। ठीक से कार्य नहीं करने वाले मजदूरों की 7 दिन की मजदूरी दबाकर रखनी चाहिए। सामाजिक सुरक्षा के अनेक प्रावधान कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलते हैं, जैसे पेंशन योजना, अवकाश के नियम, गरीब तथा असहायों को रोजगार में प्राथमिकता, पदोन्नति इत्यादि। पेंशन योजना में कर्मचारी की मृत्यु होने पर वेतन पेंशन के रूप में पुत्र या पत्नी को दिया जाना चाहिए। त्योहारों और छुट्टी वाले दिनों में महिला मजदूरों से कताई बुनाई का कार्य करवाया जाए तो उन्हें भोजन, दाल तथा अन्य सामान मजदूरी के रूप में भुगतान कर देने चाहिए। आकस्मिक कार्य आने पर या बीमार होने पर, विपत्ति में फंसने पर मजदूर आकस्मिक अवकाश भी ले सकते हैं। गरीब तथा असहाय या कलाकार, अपाहिज महिलाएं, कताई बुनाई के कार्यों में लगे हुए जो लोग हैं, उनके राजा को प्राथमिकता से उन्हें रोजगार देना चाहिए तथा अतिरिक्त कार्य करने पर उन्हें अतिरिक्त वेतन दिया जाना चाहिए, जो आज के ओवर टाइम जैसा ही है। कौटिल्य का मत था कि शासन को कर्मचारी व अधिकारियों को उनके द्वारा कर्तव्यों के निष्ठापूर्वक पालन के लिए पदोन्नति देकर प्रोत्साहित करना चाहिए। पदोन्नति के लिए कर्मचारी का समुचित मूल्यांकन आवश्यक माना गया। इस प्रकार कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक व्यापक ग्रंथ है, जिसमें अनेक प्रकार के सिद्धांतों का हमें वर्णन प्राप्त होता है। उनकी मुद्रा व्यवस्था इत्यादि हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।